नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। प्रोग्राम में आज हम जिन मौज़ूआत पर बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले उन टॉप स्टोरीज पर एक नज़र डालते हैं। मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद, इजलासों की भरमार, जंग रुकवाने में कामयाब होगी। अमरीका का पाकिस्तान से फिर राब्ता, अंदरूनी कहानी क्या? पाकिस्तान का नोबेल प्राइज का फैसला दुरुस्त? क्या अमरीका जंग के लिए तैयार है? तहलका खेज इंकशाफात। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए पैनल में ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब मौजूद हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सलमान आबिद साहब, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं। हमारे साथ शहर इक़्तिदार से मज़हर बरलास साहब मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। जबकि शहर क़ायद कराची से सायरा बानो हमारे साथ मौजूद होंगी, जो कि एक सियासी रहनुमा है। तो प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पर बात करने जा रहे हैं, उनमें सबसे पहले OIC की जानिब से बुलाए गए इजलास पर बात करेंगे। इस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है कि इस वक्त चाहे UN सलामती काउंसिल हो या OIC इजलास, मीटिंग्स का सुनामी और फ़ोन कॉल्स की भरमार चल रही है। ऐसे में एक सवाल हर एक की ज़बान पर है, क्या इसराइल जंग का सफारती हल निकाल पाएगा? और अगर मामला सफारती हल से निकलना है तो क्या इसराइल और अमरीका अपने मकासद हासिल किए बगैर जंग बंदी करने पर राजी हो जाएंगे? इस वक्त इसराइल और अमरीका के दो मकासद हैं, रेजीम चेंज और न्यूक्लियर तनसीबात की तबाही। क्या ये मकासद मुज़ाकरात की मेज़ पर हल किए जा सकते हैं? और अगर उसके बगैर जंग रुक गई तो फिर फतह किसकी होगी? सबसे पहले मैं चाहती हूँ इस पर मज़हर बरलास साहब की राय ले लें। बरलास साहब, आप मुझे बताएं कि OIC को भी बिल आखिर इस बात का ख्याल आ गया है। 13 जून को इसराइल की तरफ से ऑपरेशन राइजिंग लॉइन का आगाज होता है। तकरीबन एक हफ्ते से जायद का वक्त हो गया है, OIC का इजलास बुलाया गया है। आपको क्या लगता है कि क्या सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो पाएगी? क्या OIC की जानिब से जो फैसले किए जाएंगे उस पर अमल दरामद करवाया जा सकेगा? मुनीज़े, बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि एक ठंडी ठार OIC का इजलास हो रहा है और इसमें वो ममालिक भी शामिल हैं जिन्होंने इसराइल को तस्लीम कर रखा है, जिसमें मिस्र है, सूडान है, उर्दन है, ये तुर्की है, इस तरह के ममालिक भी शामिल हैं। इसमें वो ममालिक भी शरीक हैं जिन्होंने इसराइल को अमदादी सामान भेजा है, काली भेजा है। इसमें वो ममालिक भी शामिल हैं जिन्होंने गज़ा के लोगों के लिए तो बार्डर नहीं खोले थे, लेकिन इसराइलियों के लिए खोल दिए हैं। तो ये एक तरह से इसमें बहुत से मुनाफिक शामिल हैं। तो ये ऐसी मीटिंग है जिसमें चंद मुखलिस हैं, चंद मफाद परस्त हैं और चंद से ज़्यादा मुनाफिक हैं। अच्छा। तो मुझे तो इसका कोई रिज़ल्ट नहीं नज़र आता कि OIC के कहने पे कोई जंग रुक जाएगी या इसका कोई रिज़ल्ट आएगा। दो मकासद आपने बयान किए हैं इसराइल के हवाले से कि एक तो वो रजीम चेंज चाहते हैं, दूसरा ईरान का जौहरी जो प्रोग्राम है उसकी तनसीख चाहते हैं। मगर जो सबसे बड़ा मकसद है वो शायद आपकी नज़रों से ओझल रहा। सबसे बड़ा मकसद तो ग्रेटर इसराइल है। जी जी जी। ग्रेटर इसराइल तो बड़ी देर से उनके हलक में उतरा हुआ है कि हमने ये ग्रेटर इसराइल बनाना है, जिसमें कई अरब मुल्कों को हड़प करना है, कई अरब मुल्कों के हिस्से छीनने हैं। तो ग्रेटर इसराइल पे ही वो काम कर रहे हैं बुनियादी तौर पर जी। और ईरान पर जो भी हमला है वो रजीम चेंज क्या है? रजीम चेंज वो चाहते हैं रज़ा शाह पहलवी का पोता आ जाए जो यहूदियों के साथ बातें करता फिर रहा है। तो रजीम चेंज का ख्वाब तो पूरा नहीं होगा। ईरानी अवाम इस वक्त वहाँ जो रजीम है उसके साथ खड़े हो गए हैं, बल्कि जो अपोजिशन के लोग थे वो भी खड़े हो गए हैं। और दूसरा जो इसराइल का ख्वाब था कि वो ईरान को मलिया बेट कर देंगे, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा। और मेरा अब तो इसराइल चीख रहा है, ये जंग बंदी इसराइल को चाहिए, ईरान को नहीं चाहिए। इसका इंकशाफ बड़े बड़े अखबारात की तरफ से किया जा रहा है। बड़ी बड़ी हेडलाइंस इस बात का इंकशाफ कर रही हैं कि इसराइल जो दावे करता फिर रहा था अब उसको मुंह की खाना पड़ रही है। जी हाँ, आपने दुरुस्त फरमाया मुनीज़े। गुजारिश यही है कि अब ये जंग बंदी की ज़रूरत इसराइल को, उसके इत्तेहादियों को पड़ रही है। वो जो पहलवान तैयार किया था ना, एक साउथ एशिया में किया था इंडिया, एक मशरक़ वस्ता में इसराइल के नाम से तैयार था। तो ये वाला पहलवान तो पाकिस्तान ने ही उसको चारों शाने चित कर दिया। अब वो जो पहलवान है उसका बड़ा ड्रावा था बहुत से मुल्कों पे।
तो वो बेचारा अब पिट गया है। अब तो इसराइल के अंदर देखें, ये खबरें बाहर नहीं आने दे रहे, इसराइल के अंदर मुनीज़े इसराइली अवाम जो है वो पुकार रहे हैं, वो कहते हैं ईरान को हमें माफ़ कर दो, प्लीज़ वार को स्टॉप करो, प्लीज़ ये करो, प्लीज़ वो करो। वो बंकर्स में रह रहे उकता गए हैं। ठीक है, और मज़हर बरलास साहब, आपका हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। और जहां हम ये बात कर रहे थे कि ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की, तो मैं आपको बताऊं, मैंने आज एक अखबार में कॉलम पढ़ा और उसमें मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म पढ़ी। राइजिंग लॉयन से ही उसे डिराइव किया गया था और कहा गया कि एक ऑपरेशन राइजिंग लॉयन इसराइल ने शुरू किया था, उधर तो ईरान में अल्लाह के शेर जाग उठे हैं और वो बैठने का नाम नहीं ले रहे, वो तो अपने लोगों के दिफा के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। मैं चाहती हूँ कि शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप मुझे इस पर बताएं कि इस्लामी ममालिक का मुत्तहिद होना इतना मुश्किल क्यों दिखाई दे रहा है। OIC का इजलास ही आप देख लें कितनी ताखीर से बुलाया गया। इंतहाई काबिल एहतराम मुनीज़े, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। मुश्किल का लफ्ज़ जो आपने इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूँ मुश्किल और इस्लामी ममालिक का, जिस तरह आपका सवाल मुश्किल है, इस तरह इस्लामी ममालिक का इकट्ठा होना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि मुझे तो नामुमकिन लग रहा है। आप ज़रा गौर करें, मशरिक़ वुस्ता की बाज़ अफसोसनाक मिसालें जो है वो आपके सामने पड़ी हुई है। अगर आप गौर करें, अमरीका और इसके इत्तेहादियों ने जब इराक़ पर हमला किया था तो ये अड्डे मुस्लिम ममालिक ने दिए थे या नहीं दिए थे? दिए थे। उस वक्त भी इत्तेहाद नहीं हुआ था। अब सबसे बेहतर पॉलिसी जो मैं समझता हूँ इस वक्त है वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है, जिसने इसराइल को तहाल तस्लीम नहीं किया है। और ये वजह है, सबसे बेहतर वजह, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम ममालिक से लीड करना शुरू हो गया है। अब इसके आगे अगर आप यूनाइटेड नेशन की बात कर रही हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रही है, इजलास तो ख़त्म हो गया सिक्योरिटी काउंसिल का, और OIC का इजलास जो है वो जारी है। अच्छा, 40 से ज़ायद सफारतकार जो है वो उसमें शरीक है, हमारे सागदार साहब भी इसमें शरीक हुए हुए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होगा तो 5 मुस्तकिल ममालिक जो हैं वो वीटो कर देंगे। अमेरिका कर देगा, वो फ्रांस कर देगा, कहेगा जी मैं इसको वीटो करता हूँ। और यार कादा इजलास फिर किस चीज का इजलास है? जब ये पार या सारा बानों के पास है तो जब चाहे प्रोग्राम रखवा देती हैं, जब चाहे हंस पड़ती है, जब चाहे दुपट्टा के साथ अपने मुंह के आगे रख लेती है, तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं रोक सकते ना। इसी तरह सवाल ये है कि जब चाहे अमेरिका वीटो कर देता है, ये इत्तेहाद इकट्ठा नहीं होना। मुनीज़े, अच्छा ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये बज़ाहिर तो आकर बैठ जाते हैं लेकिन कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। सायरा जी, आपकी तरफ आना चाहती हूँ। जिस तरह के आपने भी देखा कि शहजाद हुसैन भट्ट साहब क्या फरमा रहे हैं कि ये इकट्ठे तो हो जाएंगे लेकिन कोई नतीजा नहीं निकाल पाएंगे, मुझे बताएं कि ये उम्मत मुस्लिम का जो मंजन है, क्या ये इसी तरह बिकता रहेगा या फिर ये बेल मुंडे भी चढ़ेगी? अस्सलाम वालेकुम। अभी इन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी, मिसाल में मुझे शामिल किया, मगर देखें ये तमाम चीजें पता होने के बावजूद भी आपके साथ प्रोग्राम में होती हूँ, इसीलिए उनकी तमाम चीजें पता होने के बावजूद भी हमारी जो हाइब्रिड हुकूमत है इस वक्त, क्योंकि वजीर दिफा ने कहा है कि अब यहाँ पर जमहूरियत है ही नहीं, हाइब्रिड निज़ाम है। इस हाइब्रिड निज़ाम ने ये तमाम चीजें देखते हुए भी ट्रंप को नोबेल अमन के इनाम के लिए नामजद कर दिया कि चाचा जी ने साड़ी जंग रुकवाई है, उसको नोबेल इनाम मिलेगा। उसको इसराइल नजर नहीं आया, उसको गजा के मुसलमान, जो इसराइल जुल्म ढा रहा है गजा के मुसलमानों पे, जो इराक का हाल है, जो मिस्र का हाल है, जो उर्दन का हाल है, जो ईरान के साथ कर रहे हैं, वो सब नजर नहीं आया। लेकिन हमने कहा कि नहीं, उनको नोबेल का अमन प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो क्या कहते हैं, इंडिया ने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एयरफोर्स ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने खुदा जाने किसको फोन किया, जो कि इंडिया भी नहीं मान रहा, और उसके बाद उनको इनाम मिलना चाहिए। वो कहते हैं ना कि ये है मुसलमान जिनको देख के शर्माए यहूद। कल एक वीडियो थी कि जी एमिरेट्स UAE का जहाज जा रहा है और फिर कैप्टन ने UAE और इसराइल के झंडे बाहर लहराए हैं, उनको मेडिसिन पहुंचाई जा रही है। और यही, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अब क्या अल्फाज ऐसे बोलूं कि ये हमारे, वो कहते हैं ना कि यही मुसलमान जो यहूदियों से भी आगे चले गए हैं, इन्होंने गजा में वहां पर जो जहाज जो माली मदद भिजवाई थी, वो कफन भिजवाए थे। तो ये हर किसी के अपने मुफादात हैं, हर किसी के वो। मैं कहीं बैठी हुई थी, कहीं इस्लामी जो हमारे कवानीन हैं, जो इस्लाम की रूह से है, तो मुझे किसी ने कहा था कि इससे सबसे ज्यादा जो खाइफ है वो मुसलमान हुक्मरान है, उनको ये इस्लामी तर्ज हुकूमत और ये चीजें उनको सूट ही नहीं करती। अगर बहुत तारीख में चले जाएं
तो वो कहते हैं कि पीठ में जो छुरा घोंपा है उम्मत मुसलमान की, ये इन्हीं मुसलमान लीडर्स ने घोंपा है। वो समझ रहे हैं कि शायद उनकी बारी नहीं आएगी। कि वो कहते हैं कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन के वो इस चीज से बच जाएंगे। बाकी आपको जो जवाब है बदला साहब ने बहुत पूरी तफसील बताइए ग्रेटर सायरा जी। मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे मजीद इसमें कुछ बात पूछ लूँ। आप मुझे ये बताएं कि पूरे खलीज में अगर हम देखें तो 70,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी हमें तैनात नजर आते हैं, जिससे कि हम कहते हैं कि ये अमरीका का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट है और ये होने की वजह से उसे रोका नहीं जा सकता। अड्डे वो इस्तेमाल करता है जो उनसे इस्लामी ममालिक में है, वो उसे रोक नहीं पाते। ऐसे में क्या किया जाए, आप मुझे बताएं। ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, सबको मुत्तहद होना पड़ेगा, जो कि नहीं हो सकते। ये जो चल रहा है ये इसी तरह चलता रहेगा। फिर जो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं तो फिर वो जंग लड़ रहे हैं। 70,000 अमरीकी फौजी निकाले जा सकते हैं। निकालने अगर वही कहते हैं कि सच्चाई पर आए तो निकाले जा सकते हैं। बाकी ये कि अगर आपके जो इस्लामी ममालिक है जो उन्होंने अड्डे दिए हैं और जिन लोगों ने बिठाया है, और जिस तरीके से आपने ये उर्दन का जिक्र किया, मिस्र का जिक्र किया, यूएई जो तस्लीम कर चुका है, तुर्की का किरदार भी मुझे समझ नहीं आता कि एक तरफ से हाँ है तो दूसरी तरफ से ना है। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। ये सबको मुतहद होना तुर्की तो खुद तस्लीम कर चुका हुआ था और सऊदी अरब को समझा रहा था आगे। लेकिन ठीक है सायरा जी, आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहती हूँ कि मैं सलमान आबिद साहब की तरफ गुफ्तगू लेकर आऊँ। सलमान साहब, सायरा जी ने बहुत बेहतर बात की है, मगर आप मुझे बताएं कि फिर वजह क्या है कि ये इस्लामी ममालिक इकट्ठे हो नहीं पाते, क्यों नहीं हो पाते, रीजंस क्या हैं? देखिए, पहली तो बुनियादी बात ये समझनी होगी कि मुस्लिम दुनिया के अंदर मुस्लिम हुक्मरान और मुस्लिम आवाम दो मुख्तलिफ जगहों पे खड़ी है। मुस्लिम हुक्मरान की जो नज़रें हैं वो अमेरिका या वाशिंगटन की तरफ या बड़ी ताकतों की तरफ होती हैं, और जो मुस्लिम आवाम है वो मुसलमानों के इश्यूज़ की तरफ देख रही होती है। ये वो तज़ाद है जो उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठे नहीं होने देता। वो ऐसे 10,000 इजलास कर लें OIC के, लेकिन जब इनके मफादात बड़ी ताकतों के साथ वाबस्ता हैं और इनकी सियासत बड़ी ताकतों के साथ चलती है तो फिर ये उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद होना ज़रा समझ नहीं आता। दूसरी बात यह कि देखिए, खारजा पॉलिसी में या फॉरेन पॉलिसी के अंदर रिलीजन की बुनियाद के ऊपर इत्तेहाद नहीं होते, बल्कि इत्तेहाद की बुनियाद जो है वो आपके माशी मफादात होते हैं, आपके इक्तिसादी मफादात होते हैं। अब दुनिया ये देखती है, मुस्लिम दुनिया के हमारे माशी मफादात, हमारे इक्तिसादी मफादात कहाँ जुड़े हुए हैं, वो उस तरफ देखती है, वो उम्मत मुस्लिमा से नहीं देखती। आज आप देखिए, बहुत से मुस्लिम ममालिक जो हैं वो भारत के अंदर बहुत बड़ी सरमायाकारी कर रहे हैं। इसराइल के साथ उनके ताल्लुकात की नोयत कुछ और है, अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात की नोयत कुछ और है। मुस्लिम दुनिया पर जब कोई परेशानी आती है तो आप देखिए कि मुस्लिम हुक्मरान सवाए मजम्मती बयानात और मजम्मती करारदाद तक महदूद हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे ये जो उम्मत मुस्लिमा का लफ्ज़ है ये हम किताबी तौर पर तो इस्तेमाल करते हैं, नारों के तौर पे तो इस्तेमाल करते हैं, लफाजी के तौर पे तो इस्तेमाल करते हैं, जज्बातियत की बुनियाद पे तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो हकीकत है वो बड़ी दर्दनाक है। और वो है माशी मफादात, वो है ज़ाती मफादात, वो है सियासी मफादात, वो है इनफरादी बादशाहत के मफादात। इसमें इस्लाम कहाँ है? क्या इसमें इस्लाम भी है? देखिए, इस्लाम को तो हमारे हुक्मरानों ने बतौर हथियार इस्तेमाल किया है। दुनिया के मुस्लिम हुक्मरान इस्लाम को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं, जहां ज़रूरत पड़ती है वहां इस्लाम का हथियार ले आते हैं। अब नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है? वो भारत के अंदर अपना रिलीजन जो हिंदू आता है, क्या वो सियासत की बुनियाद पे नहीं खेल रहा? क्या वो सियासी कार्ड नहीं खेल रहा? तो हमारे यहाँ तो ये दुनिया में इसी तरह से होता है। इसराइल भी यही कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अच्छा, फिर आप देखिए, हम OIC का तो रोना रोते हैं। मुझे ये बताइए, अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ तक कामयाब हुई जंगों को खत्म करने में, तनाज़ात को खत्म करने में, टकराव को खत्म करने में? उन्होंने कौन से तीर मार लिए सवाए मुज़म्मती करारदाद को पेश करने के? अभी आपके सामने गजा के वाक़यात हुए, अफगानिस्तान के मसले देखें, गजा के वाक़यात देखें, गजा के वाक़यात जहाँ अभी हालिया अमरीकी सरपरस्ती में इसराइल ने जो जुल्म ढाए हैं उस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या कर लिया, उस पर OIC ने क्या कर लिया, उस पर दुनिया की पार्लियामेंट ने क्या कर लिया, उस पर दुनिया के मुस्लिम हुक्मरानों ने क्या कर लिया। तो मेरा ख्याल है ये शोबदाबाजी जो हमारे यहाँ मुस्लिम दुनिया में मुस्लिम हुक्मरानों ने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लगाई हुई है कि हम उम्मत मुस्लिमा की बात करेंगे, लेकिन हकीकी तौर पर अगर आप देखें तो लोगों के माशी मफादात ज्यादा अहम होते हैं। सलमान आबिद साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आखिर इन आलमी इदारों ने मिलकर किया क्या है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आलमी बरादरी मिलकर इसराइल की तरफ से ढाए गए जुल्म और बर्बरियत पर काबू पाने में कोई पेशरफ्त कर पाएगी, कोई इकदाम उठा पाएगी? मैं तो ये देखती हूँ कि चेयरमैन OIC हुसैन इब्राहिम ताहा ये कहते हैं कि सिर्फ सफारती मामलात के जरिए इस मामले को हल किया जा सकता है, मगर ना ईरान रुकने को तैयार है और ना ही इसराइल बाज आ रहा है। सूरत हाल आगे कौन सा रुख इख्तियार करती है ये तो वक्त ही बता पाएगा। अभी हम एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे अमेरिका का पाकिस्तान से फिर राब्ता, अंदरूनी कहानी क्या, पाकिस्तान का नोबेल प्राइज का फैसला दुरुस्त।
ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान से एक बार फिर राब्ता किया है और अब की बार इस राब्ते की अंदरूनी कहानी क्या है। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का वजीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता, मौजूदा हालात में पाकिस्तान की अहमियत की तरफ इशारा किया और कयास आराइयां की जा रही हैं कि अमेरिका पाकिस्तान पर क्यों इतना मेहरबान है कि भारत जैसे इत्तेहादी को मुसलसल शर्मिंदा किया जा रहा है। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को 2026 के नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने का फैसला किया है, जबकि खित्ते के हालात किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान की सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश एक शानदार सफारती चाल है या खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में गलत फैसला। मैं चाहती हूँ कि सलमान आबिद साहब से इस पर राय ली जाए। सलमान आबिद साहब, आप भी देखें, जहाँ बात आलमी अमन की आ जाती है, मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की आ जाती है, पाक भारत जो तनाज़ा पैदा हो गया था उसमें भी अगर सीज़ फायर करवाने में किरदार किसी ने अदा किया तो वो अमरीका था। तो आपको क्या लगता है कि अमरीकी सदर को नॉमिनेट किया जाना दुरुस्त फैसला है? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान की अहमियत बढ़ी है और अमेरिका बहुत ज़्यादा पजीराई कर रहा है पाकिस्तान की, वो एक तो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट है जिसमें पाकिस्तान को एक साइकोलॉजिकल बर्तरी जो है वो हासिल हुई थी। लेकिन साथ साथ ऐसे लगता है जैसे ईरान के तनाजुर में अमेरिका पाकिस्तान के अंदर से कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान का कोई किरदार देख रहा है ईरान के और इसराइल के क्राइसिस के अंदर, इसीलिए बहुत ज़्यादा मेहरबानियाँ की जा रही हैं। और अब आप देखें ना, मिसाल के तौर पर ये जो कहा जा रहा है कि ईरान के ऊपर जोर दिया जाए, पाकिस्तान पे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ईरान को कायल करने की कोशिश करे कि वो अमेरिका के साथ दिफाई माहिदा जो है वो लाजमी कर ले, और फिर उसके बाद जो है जब ये माहिदा हो जाएगा तो फिर वो अमेरिका भी राज़ी हो जाएगा, इसराइल भी राज़ी हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ईरान उसके ऊपर रेजिस्ट कर रहा है, तो देखते हैं कि इसकी क्या शक्ल निकलेगी। और दूसरा ये कि जो इस वक्त सीज़ फायर होना है उसमें भी पाकिस्तान ने खुद कहा है, आर्मी चीफ ने और फील्ड मार्शल ने, कि जी हमें एक कलीदी किरदार अदा करना होगा, क्योंकि अगर ये जंग बढ़ती है तो ये खित्ते के समेत हमारे पूरी दुनिया को उसमें लपेट में ले सकती है और पाकिस्तान के ऊपर भी उसके बड़े सख्त असरात होंगे। तो इसलिए पाकिस्तान का एक रोल तो बनता है, इसलिए अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्हिसार पाकिस्तान के तो ऊपर है। जहाँ तक आपने नोबेल प्राइज़ की बात की है, ये ज़रा देखिए, एक तो वो बड़ा क्रेडिट लेते हैं ना कि इंडिया पाकिस्तान की जंग उन्होंने रुकवाई है, डोनाल्ड ट्रंप ने, मान लेते हैं, अगरचे भारत उससे इंकारी है। लेकिन साथ साथ ये देखें कि गजा में जो कुछ हुआ है वहाँ तो इसे अमेरिका ने इसराइल की मुकम्मल सरपरस्ती की है। वहाँ जो इंसानी कत्ल हुआ है उसमें से कैसे आप डोनाल्ड ट्रंप को बाहर निकाल सकते हैं? तो इसलिए मुझे नहीं समझ आई कि ये फैसले की मंतक क्या है जिसमें हम उनको नॉमिनेट कर रहे हैं नोबेल प्राइज़ के लिए। इसलिए मुस्लिम दुनिया के अंदर इसको अच्छा तरीके से नहीं देखा जाएगा। वेरी वैलिड पॉइंट। मैं चाहती हूँ इसका जवाब हम बरलास साहब से ले लें। बरलास साहब, क्या कहते हैं? आपने भी सलमान आबिद साहब की गुफ्तगू सुनी। एक तरफ आप देखें कि इसराइल की जानिब से जो बर्बरियत ढाई जा रही है, आप गजा में देखें नस्लकुशी की जा रही है, जेनोसाइड हो रहा है। दूसरी तरफ हम अगर कहें कि सिर्फ जंग रुकवा दी पाक भारत के दरमियान तो हम नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं। क्या ये इंसाफ है? किनको दिया जाता है नोबेल प्राइज ऑफ पीस? ये मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा मजाक है कि एक ऐसे शख्स को हम नॉमिनेट करने जा रहे हैं जिसने गजा में 8 करारदादें, गजा के हवाले से 8 करारदादों को वीटो किया जो अमन के लिए थी। वो ऐसा शख्स है जो इसराइल के पीछे खड़ा है और ईरान समेत बहुत से मुल्कों को धमकियां दे रहा है। क्या शुमाली कोरिया को धमकियां नहीं दी जाती? क्या चाइना को धमकियां नहीं दी जाती? क्या रूस को धमकियां नहीं दी जाती? तो ये तो जंगों का खिलाड़ी है, तो जंगों के खिलाड़ी का अमन से क्या ताल्लुक है? और अभी तक वो धमकियां तो उसकी अभी भी बरकरार है जी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो दुनिया को आग में झोंकने वाले शख्स के लिए मुझे तो समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में ये फ़ैसले कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। और इस फैसले का खालिस्तान ये ताल्लुक जो जोड़ते हैं ना साउथ एशिया से, वहाँ देखिए पाकिस्तान ने तो बात मान ली, इंडिया तो बात ही नहीं मान रहा। और अगर इंडिया हावी होता तो इंडिया जंग कभी ख़त्म ना करता। ये पाकिस्तान की मेहरबानी है, उसने ख़त्म कर दी, जंगबंदी कर दी। इंडिया हावी होता तो कभी ना करता। वो तो देखिए जंग से पहले मुनीज़े मोदी क्या बातें करता था, वो तो कश्मीर को लेने की बातें करता था कि जो आज़ाद कश्मीर आपके पास है वो भी हम लेंगे। वो तो गिलगित बल्तिस्तान भी लेने की बातें करता था, वो तो ग्वादर की बातें भी करते थे, आज़ाद बलूचिस्तान की बातें भी। तो ये सारा खिलवाड़ करने वाला
जो इंडिया जो बातें करता था उसके पसे पर्दा तो यही लोग थे अमेरिकन। तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की नामजदगी मुझे तो समझ नहीं आती कि क्यों की जा रही है भाई। वो तो जंगों का बादशाह है, धमकियां देता है लोगों को। हम भी ये बात समझने से कासिर हैं। शायद जैसे कहते हैं ना, एक सिक्के के दो रुख होते हैं। एक तरफ वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम बहुत पुरअमन हैं, और दूसरी तरफ एक मास्क अपने चेहरे पर चढ़ाया हुआ है, और वो जो मास्क है वो बहुत ही खौफनाक और भयानक है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि मैंने अमेरिका के डुअल फेस की बात की या स्प्लिट पर्सनैलिटी की, चले हमने बात कर ली, आप मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है तो क्या ये हम इसे एक बेहतरीन चाल तस्वुर करें या फिर कोई नामाकूल फैसला? देखिए मुनीज़, दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब भी सीधा सा मैं आपको देता हूं, दो हिस्सों में दूंगा। लेकिन पहला हिस्सा तो ये है कि ट्रंप को 2026 के नोबेल इनाम के लिए बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने जो नामजद करने का फैसला किया है, अच्छा इससे एक तो गुडविल बन जाएगी। दूसरी बात, जंग बुरी चीज़ है, इसको बंद उसने करवाया है, बात ठीक है, अच्छी चीज़ है। अगर ये ट्रंप ने किया था, जंग किसी मुल्क के लिए भी अच्छी नहीं होती। यहां एक साइड पर तो गुडविल बन रही है, लेकिन दूसरी साइड पर अगर आप गौर करें तो एक सियासी जमात को भी याद कर लें कि ट्रंप के सदर मुंतखब होने पर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि जनाब अब तो मौजें ही हो जाएंगी, जेल के दरवाजे खुल जाएंगे, लुटियां पे आ गई, ट्रंप आ गया। पाकिस्तानी हुकूमत ये बातें सारी याद रखे, उनको मायूसी हुई है। इसी तरह अगर आज की हुकूमत ने खुशफहमियों का सहारा लिया और मुलाकात और दोस्ती, तो मैं समझता हूं अच्छी बात है, लेकिन इंतदाल का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अमेरिका मुफादात देखता है ना अपने, वो को अपन का दोस्त नहीं है, उससे तवक्कात रखनी ज्यादा मैं समझता हूं मुनासिब नहीं है। अच्छा, जो नोबेल इनाम की आप बात कर रही हैं, और यार पहले जो नोबेल इनाम देते सी वो सारे असी देते सी, हमारे हुक्म पे दिए थे। अब अगर नोबेल प्राइज पाकिस्तान के कहने पे दिया जा रहा है तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर इससे भारत सड़ता है, जलता है, तो सड़ने दो, उसका तो काम ही सड़ना है। और अगर नोबेल इनाम हम कर रहे हैं, हम नामजद कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, इट्स गुड फॉर अस, मैं ये समझता हूँ। सर, आपकी जो बात है मैं उसमें कुछ ऐड करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं आपके रुकने का इंतज़ार कर रही थी। आप मुझे ये बताएं कि जिस एंगल से आप बात कर रहे हैं, अगर हम उसी से बात करें तो आप मुझे बताएं कि उस वक्त पीडीएम की हुकूमत में ये कहा जाता था कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, बानी तहरीक इंसाफ हैं, वो पाकिस्तान के ट्रंप हैं, तो क्या ये तब कहा जा सकता था? तब ये ठीक था? कौन कहता था ट्रंप? पीडीएम की हुकूमत ने, ये कहाँ पढ़ लिया आपने? सर, पीडीएम की हुकूमत में कहाँ लिखा हुआ था? सर, अब जो रोज कहा जाता, वज़ीर दिफा कहते थे, क्या कहा जाता था? ये इमरान खान, ये नहीं कहा जाता था, इसके अल्फाज गौर करें क्या लिखा जाता था। बरलास भाई, कहा यह जाता था कि ये ट्रंप के साथ मिलकर चलने वाले हैं और ट्रंप के जनाब ये बैत की हुई है। उस वक्त की बातें जो हमारे भाई ऐसे अपना बैत की बात, हमारे भाई जो हैं शहजाद भट्ट साहब भूल गए प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब को, जो उन्हें पाकिस्तानी ट्रंप कहते थे हर प्रोग्राम के अंदर, हर फोरम के अंदर, हर तकरीर के अंदर, कि ये जो पाकिस्तान के अंदर बानी पीटीआई हैं ये अमेरिका के ट्रंप हैं। ठीक है, लेकिन चले हम सायरा जी की तरफ चलते हैं। सायरा जी, वापस आ जाते हैं उस नोबेल पीस प्राइज की तरफ। आप मुझे बताएं कि क्या इस तरह किया जाना चाहिए जिस वक्त हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका का स्टैंड क्या है, और उस पर हम दो पॉलिसीज देख रहे हैं अमेरिका की। एक जो हम देख रहे हैं फ़लस्तीन में, गजा में, और दूसरी तरफ हम पाक भारत को मिसाल बना के सामने रख रहे हैं। मुझे ये बताएं, क्या ये इकदाम दुरुस्त है? नहीं जी, बिल्कुल भी इकदाम दुरुस्त नहीं। वो कहते हैं कि 25 करोड़ आवाम का के साथ खुदा जाने क्या किया है, और जो भी फैसला इस हाइब्रिड हुकूमत की तरफ से है, उस 25 करोड़ में तो मैं बरमला बोलती हूँ कि उसमें से मुझे तो माइनस कर दें। मतलब एक शख्स जो गजा में जो शहीद हुए, जो बच्चों का जेनोसाइड हुआ, उसकी पुष्ट पनाही कर रहा है, जो ईरान जंग में इसराइल को फैसिलिटेट कर रहा है, जो जिसने वीटो की 8 करारदाद यूनाइटेड नेशन में जो करारदाद उसके खिलाफ हुई उसमें उसने वीटो किया, उसको आप मतलब ये कौम के साथ मजाक है। अभी बरलास ये भट्ट साहब ने कहा कि जी एक जमात को मायूसी हुई। भाई, मायूसी होना ज्यादा बेहतर है बजाय के आपकी वजीर आला पंजाब और बाकी लोग जो उसको इंतशारी कहते थे, वो तो बिल्कुल ही कदमों में लेट गए। यहाँ पर तो लेटे बड़ों के कदमों में, लेकिन अमेरिका के कदमों में भी लेट गए। सायरा जी, आपकी बातों से मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एक खातून वजीर आला और आप भी एक खातून है, खातून के बारे में ये जो अल्फाज है ना कि कदमों में लेट गए, ये काफी नामुनासिब है, ये काफी नामुनासिब है। मैंने क्या कहा?
मैंने हुकूमत के लिए बोला, मैंने हुकूमत के लिए बोला कि हुकूमत लेट गई, ये हाइब्रिड हुकूमत लेट गई। कैसी बातें कर रही हैं आप? कह रही है खातून के लिए, मैंने खातून के लिए नहीं कहा। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज दोनों क्या करें कहते थे और वो इस हुकूमत का हिस्सा है। आपको यास्मीन राशिद याद नहीं आई? आपको आलिया हमजा याद नहीं आई? तो मैंने कुछ नहीं कहा कि जो आपने मतलब जी बिल्कुल बिल्कुल आयरन लेडी, क्योंकि वो फ्राई पैन से कपड़े आयरन करती थी इसलिए वो आयरन लेडी है। मैं तो यास्मीन राशिद के बारे में कह रही थी वो आयरन लेडी है। नहीं, आप ऐसी बात नहीं वो कर सकती हैं। एक खातून के लिए मैंने नहीं कहा। जो रजीम चेंज में जो यहाँ पर जिस हुकूमतों में औरतों के दुपट्टे खींचे गए, कपड़े फाड़े गए, उसमें आप मुझे औरतों की उसका दर्स दे रही हैं। यहाँ पर कराची में जो यहाँ पर हम लोगों ने एहतजाज किया था, जिस तरीके से औरतों को उठा के पटका था, वो औरतें नहीं है या कि एलीट क्लास की जो औरतें हैं वही औरतें हैं। कतई तौर पर अप्रिशिएट नहीं करते हम माशरे में, इस किस्म के रवैये को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते सायरा जी। मैंने उसको नहीं कहा, मैं इस हुकूमत के लिए कहा है कि ये हुकूमत उनके कदमों में लेट के आज ये किस हिसाब से कैसे पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने उसको नोबेल प्राइज का हकदार करार दिया है। जो शख्स हर चीज में, और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि जो पाक हिंदुस्तान की वो जंग नहीं थी, वो ऑपरेशन था। उस ऑपरेशन में हम कामयाब हो चुके थे, जिसमें उन्होंने आके सालसी करवाई और अब वो महान बन रहे हैं कि उनको जी नोबेल का प्राइज मिले। पहले अपने मुल्क में लगी हुई आग तो बुझा लें। वो हर चीज में वो क्या वो ईरान जंग हो, क्या अफगानिस्तान, क्या इराक, क्या मिस्र में उन्होंने किया, क्या उर्दन में किया, उस शख्स को नोबेल, उस शख्स को तो इस आलमी टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहिए था कि जिसको नोबेल प्राइज के लिए यहाँ पर इन्होंने नॉमिनेट कर दिया है। ठीक है सायरा जी, आपका पॉइंट आ गया है। मामला यही है कि जो मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस था, उसकी कामयाबी का सहरा अफवाज पाकिस्तान के सर जाता है। लेकिन अगर पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी सदर को जो नोबेल इनाम है उसके लिए नामजद किया जा रहा है, तो ये देखते हैं कि आने वाले वक्तों में इसके ऊपर क्या होता है। लेकिन इसके ऊपर रद्द अमल कुछ सामने आ रहा था, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी था। अभी चलते हैं एक ब्रेक पर, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे क्या अमरीका जंग के लिए तैयार है, तहलका खेज इंकशाफात। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जिस तरह के ईरान इसराइल मामले पर तफसीली तौर पर ब्रेक पर जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे, ऐसे में अमरीका की जानिब से कुछ मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं, मगर बाद में उसकी तरदीद भी सामने आ जाती है। अब यकीन किस बात पर करना है, यहाँ पर फैसला करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि मज़हर बरला साहब आप इस पर रोशनी डाल दें कि क्या अमेरिका जंग करने के लिए तैयार है, क्योंकि टाइम्स ऑफ लंदन की एक हेडलाइन है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ट्रंप ने बैक ऑफ कर लिया है। दूसरी जानब ट्रंप ये कह रहे हैं कि 2 हफ्ते बाद कोई रद्द-ए-अमल सामने आएगा इस पर। मेरा नहीं ख्याल अमेरिका जंग में आएगा, अमेरिका सामने नहीं आएगा, इसी तरह पुष्टपनाही करेगा इसराइल की। चूँकि इसराइल के सत्तू भी ख़त्म हो गए हैं, वहाँ इन्होंने 14 जहाज़ तो भिजवाए हैं असले के भर के, जर्मनी और अमेरिका ने, और अमेरिका उन्हें फ़ौजी सपोर्ट तो दे रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट वो इन्वॉल्व हो। अगर वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हुआ तो फिर रूस नहीं रुकेगा, और फिर शुमाली कोरिया भी नहीं रुकेगा, और फिर और ममालिक भी नहीं रुकेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी जो हैं वो डायरेक्ट ये हमाकत करें, चूँकि नेटो ममालिक जो हैं वो ऑलरेडी उनकी मईशत कमज़ोर हो चुकी है। नेटो के जितने ममालिक हैं वो कहते हैं जी हमें अजीब जंगों में उलझाया हुआ है अमेरिकियों ने, यानी यूक्रेन जंग में भी वो ख़र्चा हो रहा है नेटो ममालिक का, और इसराइल जंग में भी हो रहा है। तो नेटो ममालिक तंग आ चुके हैं अमेरिका की इन पॉलिसियों से। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी खुद इन्वॉल्व हो। अगर ख़ुद इन्वॉल्व हुए तो अमेरिका ने जो सुपर पावर के तौर पर कोई साल 1.5 और गुजारना है, मेरा ख्याल है वो फिर जल्दी ख़त्म हो जाएगा काम। क्योंकि अभी तक तो जो शिकस्त है वो हो रही है उसके इत्तेहादी इसराइल को, और उसके एक इत्तेहादी इंडिया को शिकस्त हुई साउथ एशिया में। तो लिहाजा अमेरिका के इत्तेहादियों को जो शिकस्त हो रही है उसका मतलब है ये अमेरिका को शिकस्त हो रही है। और अमेरिका अगर ख़ुद मैदान में आ गया और शिकस्त खा गया तो फिर वो सुपर पावर का जो नशा है सारा वो उतर जाएगा। ठीक है, मज़हर बरला साहब आपका पॉइंट आ गया है। मैं चाहती हूँ कि सलमान आबिद साहब को भी शामिल गुफ्तगू करें कि सलमान आबिद साहब आप मुझे बताएं कि अमेरिकी सदर की जानिब से कहा जा रहा है कि आखिरी हल तो फिर ज़मीनी फ़ौज तैनात की जाएगी। अब इस किस्म की स्टेटमेंट भी हमारे सामने आ रही है। अमेरिका की पहली कोशिश तो यही है
कि मामलात जंग की तरफ ना जाएं और किसी तरीके से ईरान पर दबाव बढ़ाकर उन्हें एटमी माहिदे की तरफ लाया जाए। लेकिन अमेरिका गुरेज करेगा एक बड़ी जंग में जाने के लिए। उसकी एक बड़ी वजह है, अगर ये जंग लग जाती है तो फिर आप एक नई आलमी जंग को इनवाइट कर रहे हैं और दुनिया के तमाम ममालिक को जंग की हिमायत और जंग की मुखालफत के दरमियान तकसीम करने की बात कर रहे हैं और इससे फिर कोई खित्ता बाकी नहीं बचेगा। और ये सिर्फ एक मुस्लिम दुनिया तक महदूद नहीं रहेगी, मुस्लिम दुनिया से बाहर भी ये जंग के असरात हम देख सकेंगे। तो इसलिए अमेरिका तो नहीं चाहेगा कि एक बड़ी जंग हो और शायद अभी वो चाहता भी नहीं है। लेकिन जैसे अभी इन्होंने कहा कि इसके अमेरिका जो है वो इसराइल की सरपरस्ती जो है अम्बेसडर बल्लास कह रहे हैं वो करता रहेगा, वो पहले भी करता रहा है, अब भी करता रहेगा। और ईरान के साथ वो पहले भी खबरदार था, अब भी खबरदार है और उसको ईरान का एटमी प्रोग्राम खटकता है। और इसी वजह से नेतन्याहू को भी कहना पड़ा था कि ईरान के बाद पाकिस्तान हमारे लिए एक बड़ा ख़तरा है। तो ये एक चीज़ फिर आगे फैलेगी, इसलिए इस जंग को रोकना बहुत ज़रूरी है। और इसमें मुस्लिम दुनिया हो या गैर मुस्लिम दुनिया हो, सबका किरदार ये बनता है कि किसी तरीके से ईरान इसराइल ये तनाज़ा जो है पुरअमन तरीके से हल हो और बातचीत का ज़रिया निकले। लेकिन अगर आपने सियासी मसाइल हल ना किए खुद से और जंगों की तरफ गए तो फिर जंगों का नुकसान तो बहुत बड़ा होता है और वो किसी एक मुल्क तक तो महदूद नहीं होता और ना सिर्फ उसका रिमोट कंट्रोल अमेरिका तक महदूद रहेगा, फिर उसका रिमोट कंट्रोल फैलेगा और वो ज़्यादा तबाही फैलाने का दीगर ममालिक को भी अपनी लपेट में ले लेगा। सायरा जी, आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ इस किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी जारी है, ऐसे में अमेरिका की तरफ से अगर इस जंग में शमूलियत इख्तियार कर ली जाती है तो फिर क्या रुख इख्तियार होगा, मंजरनामे पर क्या आएगा? देखिए, मुंह की खानी पड़ेगी। अफगानिस्तान में भी तो वो धूल चटा दी थी ना अफगानियों ने, फिर उसके बाद आखिर क्या होगा, अपनी फौजें निकालनी पड़ी। उनके मुल्क से ही उनके खिलाफ वो कहते हैं कि तहरीक उठ रही है। आप सोशल मीडिया देखिए, वहाँ के लोग, वहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं, उनकी जो वीडियो जो आ रही है, जो वो बात कर रहे हैं कि वहाँ पर वो कहते हैं कि बेघर अफराद की जो तादाद है वो हर साल बढ़ती जा रही है और वहाँ पर जो टैक्सेस की भरमार है और वहाँ पर, तो वो बजाय वो पैसा अपने मुल्क की फलाह बहबूद पर लगाने के दूसरों के मामलात में टांग ना अड़ाए तो उसके लिए बेहतर है। बाकी ये कि जिस आप कह रही है कि यहाँ पर ईरान में मुंह की खानी पड़ेगी। और बाकी आपने कहा कि सालसी, भाई सालसी है, मुज़ाकरात का हल मुज़ाकरात तो इसराइल से करे ना, वो उनको समझाएं। ईरान ने तो जंग मुसल्लत नहीं की, जंग तो इसराइल ने मुसल्लत की है। और आपके सामने ही है कि जो जौहरी प्रोग्राम के लिए कह रहे हैं, मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था और बार बार मैं यही कह रही हूँ कि जौहरी प्रोग्राम का फिर नेक्स्ट टारगेट तो हम लोग भी हैं, हमारे पास भी जौहरी प्रोग्राम है। और जो आपने कहा कि ये जो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस और उनका ऑपरेशन सिंदूर जो रुकवाया गया है, वो यही था कि ये मुल्क एटमी दोनों ताकतें और वो ना कर ले। तो वो फिर अगर ईरान के ऊपर है तो फिर मेरे ख्याल में अगली बारी हमारी है। तो अमेरिका के लिए यही है, अगर कोई उनको, अगर कोई उनके वो जो कहते हैं कि थिंक टैंक है वहां पर, तो वो ये कि दूसरों की आग में वो अपना ना करें तो ज्यादा बेहतर है। अब इसराइल से ऐसी कौन सी मोहब्बत आ गई। और उससे पहले ही आपके प्रोग्राम में अभी ये ग्रेटर इसराइल की बात हो गई है, जब उनके मकासद यही है, उनकी सोच यही है। बिल्कुल सायरा जी, उनके मसले हल होंगे। ठीक है सायरा जी, सिर्फ गुफ्तगू शनीद से कुछ नहीं होने वाला, ये तो गुफ्तन नशस्तन बर्खास्तन है। आप मुझे ये बताएं शहजाद हुसैन भट्ट साहब कि अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो फिर जवाबी रद्दअमल क्या होगा, ईरान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? जैसा कि आप भी जानते हैं, डेगो गार्सिया पर B-52 बॉम्बर्स अमेरिका की तरफ से प्लेस कर दिए गए हैं। दिलचस्प सवाल है, लेकिन मैं वाज़ेह तौर पर आपको इसको जवाब दूंगा। अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा, वो इसका तसव्वुर नहीं कर सकता, वो सोच नहीं सकता, इतना पागल नहीं है वो। अच्छा। क्यों नहीं है? आर्गूमेंट क्या है मेरी इस बात के? आर्गूमेंट ये है, आप सिर्फ और सिर्फ खलीज फारस को देख ले, खलीज अमान के बीच में 33 किलोमीटर देख ले, सारी दुनिया का तेल कुवैत सऊदी अरब के तो जा रहा है, वहीं से जा रहा है ना। आप अगर LNG की बात कर ले, दुनिया का सबसे ज्यादा मुल्क कतर जो है वो भी इसी गुजरगाह से गुजर के तेल लेके जा रहा है ना, LNG लेके जा रहा है ना। तो अगर ईरान खड़ा हो जाए और ब्लॉक कर दे, पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई रुक जाएगी मुनीज़े साहिबा, और उसके साथ साथ तवानाई का क्राइसिस पूरी दुनिया में आ जाएगा। खुद ही ईरान अगर बम मार दे तो क्या सारी दुनिया रुक नहीं जाएगी? एक दूसरा आर्गुमेंट साथ ही इसके ले लें, अमेरिका वजन तो उठा सकता है लेकिन पूरी दुनिया वजन नहीं उठाएगी। दूसरा आर्गुमेंट ये है कि मशरिक़ वुस्ता में 19 से ज़ायद मकामात पर अमेरिकी अड्डे कायम है, क्या ईरान अगर उनको हिट लगाना शुरू कर दे तो फिर
वो नहीं फारग हो जाएगा। इसलिए क्लियर मेरा फिक्रा है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने की जरूरत नहीं कर सकता। आप देखें ना, आप ईरान की आबादी कितनी है, 9 करोड़ की आबादी है, यानी साढ़े पंजाब की आबादी 12 करोड़ से कम है। इसराइल की आबादी देख ले, वो हमारे लाहौर की आबादी 1 करोड़ 30 लाख, उनकी तो 1 करोड़ से भी कम है। इसराइल की आबादी 1 करोड़ से भी कम है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अमेरिका हमला नहीं मुनीस। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अगर देखा जाए तो ईरान के पास एक ऐसा कार्ड है जो अगर ईरान ने प्ले किया तो फिर पूरी दुनिया को तेल और गैस के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए किसी भी किस्म का इकदाम उठाने से पहले हर मुल्क 100 बार सोचेगा कि करना क्या है। बिलखुसूस मैं अमेरिका की बात कर रही हूँ। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।